हेलो छात्रों, कैसे हैं? छात्रों, आज इस लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करेंगे टीचिंग पैडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी शिक्षण, हिंदी टीचिंग। इसमें आप आज का टॉपिक है, हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं उनका उपचार हम कैसे करेंगे। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं उपचार। ठीक है, ये टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण की, डायग्नोसिस कि इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, पिछले लेक्चर के माध्यम से इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। सिर्फ आज हम सिर्फ ये पता लगाएंगे कि अध्ययन कैसे कराया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि बच्चों में क्या कमी है, वो कारण कौन से हैं जिनके कारण, जिन समस्याओं के कारण वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो उनकी कठिनाइयों को पता लगाने के लिए अनेक प्रकार के मेथड्स का यूज किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? कठिनाइयों का, उन कारणों का, उन समस्याओं का जिनके कारण बच्चा जो है, छात्र या बालक सीख नहीं पा रहा है। तो उन कठिनाइयों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स यानी विधियों का, टेक्निक्स का, प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वो बच्चे वो कौन से बच्चे हैं उनकी कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, उनको कैसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो जैसे आप कह सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने बताया था आपको मेथड्स के बारे में। चाहें तो आप 4th सेमेस्टर का मैंने लेक्चर बनाया है, उसको बहुत अच्छे से आप चाहें तो सुन सकते हैं। उसमें निदानात्मक शिक्षण को लेकर के ये है, बस थोड़ा अलग है। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स के बारे में, विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड है, निरीक्षण विधि जिसे कहते हैं वो है, बहुत सारे अभिलेख हैं, उनके बारे में मैंने बताया उधर। TAT टेस्ट है, CAT है, बहुत सारे हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं निरीक्षण द्वारा संचित बहुत सारे अभिलेखों द्वारा, निदानात्मक परीक्षणों द्वारा जो है ये पता लगाया जा सकता है। इनमें निदानात्मक परीक्षण का भी विशेष महत्व है। इसकी क्रियाविधि जो है कुछ क्रम अनुसार मैं बताता हूँ आपको। पहला है, आप चाहें नोट्स कर सकते हैं, शैक्षणिक निदान में सबसे पहली प्रक्रिया है कि बालक की जो मिनिमम एवं कमजोरियाँ, न्यूनताओं और एवं कमजोरियों की पहचान करना। फॉर एग्जांपल, यदि किसी बालक में सस्वर वाचन, ठीक है, मतलब स्व एक लय के साथ वाचन संबंधी दोष है, तो उसमें ये मालूम करना आवश्यक है कि ये दोष किस प्रकार है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के बारे में के बेस पे बताता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आप ये दोष बच्चे के अंदर है कि वो सही से स्वर निर्वाचन नहीं कर पा रहा है। तो जैसे उसमें हो सकता है ध्वनियों एवं शब्दों के उच्चारण में वह अशुद्धियाँ करता है, या उचित स्वराघात के साथ वह नहीं पढ़ पाता है, उचित स्वर के साथ नहीं पढ़ पाता है, या आप कह सकते हैं वह उचित प्रवाह के साथ नहीं पढ़ता है। एक लय होती है, प्रवाह, मुझे भी नहीं आता वो, मतलब जहाँ आप पढ़ोगे तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। तो उचित लय के साथ नहीं पढ़ पाता है। दूसरा, उसकी गति अति तीव्र है या बहुत अति मंद है। बुक पढ़ते समय तो बच्चा या तो बहुत तेज़ बोल रहा होगा या बहुत धीरे बोल रहा होगा। इस तरीके की जो है कमियां कर रहा होगा वो, ये पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट, वह जो ब्राह्म चिन्हों का ध्यान रखकर नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये भी एक कठिनाई है कि लगातार कंटिन्यू ये पढ़ता चला जा रहा है, वह रुक कर अथवा हकला कर पढ़ता है। तो ये समस्याएं इनकी क्यों है ऐसा, उसका भी पता लगा जाता है। यह हो सकता है इसके अलावा कि वह अति उच्च स्वर में या अति मंद या अश्रव्य स्वर में पढ़ता है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा उच्च स्वर में बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा हो, या बहुत धीमी आवाज़ में कि सामने क्लास में बैठे हुए बच्चे और लोगों को भी नहीं पता लग पा रहा है, या फिर ऐसी आवाज़ में पढ़ रहा हो कि सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा हो। ठीक है, या आप कह सकते हैं कुछ हो सकता है पॉइंट कि वह शब्दों या कभी वाक्यांशों को दोहराता है। कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बार बार दोहराते हैं, एक बार पढ़ने के बाद दो बार उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं, वो भी एक क्या है, दोष माना जाता है। ठीक है, वाचन संबंधी दोष माना जाता है।
वाक्य का अंत होने पर दूसरे वाक्यों का वाचन देर से प्रारंभ करना। जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ दिया, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ने के लिए रुक गया, स्टॉप, तो वो भी एक दोष माना जाता है। और पंक्ति समाप्त होने पर नई पंक्ति का वाचन भी देर से प्रारंभ अगर करता है तो वो भी उसका एक क्या माना जाता है, सस्वर वाचन में संबंधी दोष माना जाता है। तो चक्षु जो होते हैं वो गति सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ती, या फिर किसी शब्द समूह पर दृष्टि जम जाती है, से रुक जाती है, या जो चक्षु होते हैं वो गति में प्रत्यावर्तन जिसे रिग्रेशन कहते हैं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है वाचन में और भी अनेक अशुद्धियाँ हो सकती हैं। बालक से कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, इनकी पहचान शिक्षक को अवश्य कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया शैक्षणिक निदान में सबसे पहली प्रक्रिया। सबसे पहली प्रक्रिया यह है, ठीक है। और फिर दूसरी जो प्रक्रिया है वो है अशुद्धियों एवं न्यूनताओं संबंधी कठिनाइयों एवं कारणों का पता लगाना। जैसे अगर इन कठिनाइयों का पता लगाना ही शैक्षणिक निदान होता है। कौन सी कठिनाइयों को, जैसे हम जो बात कर रहे थे, ये तो एक एग्जाम्पल था वाचन स्वर संबंधी। तो इसलिए इस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व जो है, जो प्रक्रिया के हम बारे में बात कर रहे हैं, अशुद्धियों एवं न्यूनताओं संबंधी कठिनाइयों एवं कारणों का पता लगाना, तो इसका अधिक महत्व है। यदि बालक किसी अवतरण यानी किसी पद्यांश गद्यांश का सस्वर वाचन करता है और कुछ शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, उसकी भाषिक तत्वों, आप कह सकते हैं ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की अज्ञानता है। यदि वह अर्थान्वितियों की दृष्टि से उपयुक्त शब्द समूह को एक साथ नहीं पढ़ता है, तो ये उसकी क्या है, बोध संबंधी कठिनाई का द्योतक है। और पठन के प्रति अरुचि भी वाचन संबंधी अशुद्धियों का कारण हो सकती है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास में पढ़वाएंगे, किताब पढ़ने को तैयार नहीं होते हैं, तो उनमें भी हो सकता है वाचन संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हों। ठीक है, बालक अगर मंदबुद्धि का भी हो सकता है। चक्षु जो दोष होते हैं, वाग दोष, श्रवण दोष आदि भी ये सब दोष हो सकते हैं। आप अगर हम बात करें भावात्मक असंतुलन भी हो सकता है, या फिर पारिवारिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। शिक्षक जो है बालक की इन कठिनाइयों का क्या करता है, पता लगाता है, और बालक के श्रवण दोष अथवा योगेंद्रियाँ जो होती हैं उन दोष का पता भाषा प्रयोगशाला तथा उपचार गृहों से आसानी से उसको पता चल जाता है। और ये जो साधन होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं, व्यवसायद्ध होने के कारण सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सुलभ नहीं होते हैं। आप देखते तो बहुत सारे स्कूल में लैंग्वेज लैब नहीं होती हैं, और एज ए फॉर्मेलिटी चल रही, डॉक्यूमेंट्री सारा कुछ है, लेकिन उसमें नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षक को अपने सीमित साधनों द्वारा ही, ये नहीं है मान लो कोई रिसोर्सेज नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर टीचर हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो है उसका पता लगाना है, तो आपको करना पड़ेगा जो आपके पास रिसोर्स हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट है, तो दूसरी प्रक्रिया होगी, पहली होगी कि ये नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसमें जो है बालकों की कठिनाइयों का पता लगाने के साथ साथ टीचर अपनी शिक्षण प्रक्रिया संबंधी न्यूनताओं का भी पता लगाता है। वह स्वयं अपना आदर्श पाठ टेप करके सुनता है और देखता है कि उनका सस्वर वाचन तो उच्चारण, स्पष्टता, गति, यति, स्वर, प्रवाह इत्यादि जो रहते हैं इनकी दृष्टि से दोषपूर्ण तो नहीं है। यदि उसमें दोष है तो वह सबसे पहले उन दोषों का निवारण करेगा। ठीक है, अगर शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ वह अपने व्यवहारों पर भी विचार करता है। टीचर, कभी कभी ऐसा होता है टीचर गलत बोलता है तो बच्चे गलत ही सुनते हैं। आप अभी छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चे जो होते हैं क्लास में, और उनकी जो मैडम कहेंगी वही सही होगा। पेरेंट्स कितने कहते हैं, कितने पढ़े लिखे हो आप कहोगे तो वो बच्चे मानने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा मैडम ने ये बताया तो यही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो विचार करता है। कहीं उसका व्यवहार तो ऐसा नहीं है जो बालक में भय, कभी कभी टीचर के डर की वजह से ही बच्चे गलत करते हैं।
स्वस्वर हिंदी शिक्षण की अगर हम बात करें तो हिंदी शिक्षण में डर की वजह से बच्चे एक अच्छे लाइन में नहीं पढ़ पाते हैं, हेजिटेशन होती है, बार बार रिपीट करते हैं, ज़्यादा समस्या होती है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये भी शिक्षक को सुधारना होगा। तो या अरुचि या फिर अरुचि के कारण उसको इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने में मन नहीं है, तो उसके कारण भी ये वह बालक कमज़ोर बालकों की उपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें ये तरह तरह के विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं जो हिंदी संबंधी कठिनाइयों का निदान करना और कारणों का पता लगाना अपने में ही एक बहुत बड़ा कार्य है। इसका जो क्षेत्र है भी बहुत बड़ा है। इस अध्ययन में मुख्य कारणों का ही उल्लेख किया गया है। संपूर्ण क्षेत्र का वर्णन जो है करना संभव भी नहीं है, और प्रतिवर्ष नए नए छात्र आते रहते हैं, उनकी अपनी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए जो है ये निदानात्मक जो प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत अधिक है, और उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ कारण बहुत सारे कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे इनके आधार पर हम कह सकते हैं इनके बेस पर। जैसे आप ही नहीं कह सकते टीचर में कमी है वो, क्योंकि हर साल बच्चे बदलते रहते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी हो सकते हैं, बच्चे के साथ में कोई समस्या और भी हो सकती है। तो वो कारण भी बताता हूँ मैं। पहला जैसे स्वास्थ्य संबंधी दोष हो सकता है, भाई शारीरिक दृष्टि से सामान्य होने पर भी स्वास्थ्य का दोष हो सकता है। ये जो कहावत अधिक व्यापारिक है, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अरस्तु ने कहा है, हाँ शायद, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप बीमार हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप कहते हैं हमारा अरे दिमाग टेंशन में है, मुझको याद नहीं रहता, याद नहीं है। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति बालक जो है स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। ठीक है, यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से जो छात्र है उसको स्वस्थ होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, उसकी जांच कराने का उसका पता चलता है। ऐसी नेक्स्ट है, पहला हो गया स्वास्थ्य संबंधी दोष, दूसरा है स्वभावगत दोष, तीसरा है पारिवारिक स्थिति। तो स्वभावगत दोष है वो दोष होता है जिससे छात्रों के स्वभाव के कारण लिखने पढ़ने में जो त्रुटियां होती हैं, छात्र अपने स्वभाव के कारण लिखने पढ़ने में जो अपनी कमियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, एरर करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक कार्य में जल्दी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेलने के चक्कर में जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो वो तब भी गलत करते हैं। जल्दी में अक्सर क्या होता है, त्रुटियां होती हैं। अगर हम बड़े भी जल्दी जल्दी करें कोई कार्य तो उसमें कहीं ना कोई कमी रह जाती है, जबकि उन्हें शब्दों की वर्तनी का सही बोध होता है। अगर हमें पता भी होता है कोई कार्य सही है लेकिन जल्दी जल्दी हम गलत कर जाते हैं, तो वही चीज़ बच्चे में है तो उनको पता है कि ये क्या कुछ लिखा है, जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल जाते हैं, तो उनके पर्सनल जो स्वभाव है, उनका बिहेवियर, उसके कारण भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है पारिवारिक स्थिति। तो जो पारिवारिक स्थिति है वो छात्र की पारिवारिक अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड जैसा है उसका असर उस पर पड़ता है। अगर सामान्य नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माता पिता या अन्य सदस्यों में झगड़े रहना, या फिर तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होना तो छात्रों के लिए कठिनाइयों के कारण बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छात्र की जो संगति है वो अच्छी ना होना, उसका बच्चे के संगत का असर, कहते नहीं जैसी संगत वैसी असर आता है। तो छात्र की जो संगति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है, वातावरण दूषित है, तो वो विपरीत परिस्थितियाँ भी उनका कठिनाइयों का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निदान की जो विधियाँ हैं। तो इन विधियों के द्वारा बच्चों की समस्याओं का पता लगाया जाता है। पहला है दार्शनिक विधि और निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, हालांकि शायद इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो बहुत सारी विधि, निरीक्षण प्रविधि है, निरीक्षण प्रविधि के द्वारा बच्चे को इसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य अर्थों में ये जो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। जैसे एक वाक्य है, इस वाक्य में चलो फिर बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक टीचर जो है पता लगा सकता है, और बहुत सारे मेथड्स हैं इनके द्वारा। ठीक है, थैंक यू छात्रों।